वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 48 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, इसमें 26 क्वेश्चन एडेड हैं। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, बड़े स्टेटमेंट हैं, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है ये। तो कुछ जो भी टॉपिक होगा उससे जितने भी क्वेश्चन निकलेंगे, जैसे ये टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखते हैं इससे कितने प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों के विचारों का प्रतिनिधित्व किया। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों के विचारों का प्रतिनिधित्व किया। यह कथन है लॉर्ड डफरिन का। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था ये। लॉर्ड रिपन के बाद 1884 में लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय के रूप में आए, यानी पहले थे, इससे पहले लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं वो लॉर्ड डफरिन के द्वारा कही गई। क्या है पंक्तियां? कांग्रेस जनता के एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या कम है। अच्छा, कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा कुछ कथन कहे गए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लेता है। जैसे कि एक कथन बड़ा पूछते हैं लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, एक कथन है लॉर्ड कर्जन का, कांग्रेस अपनी मृत्यु की ओर घड़ियों की सुइयों की गिनती कर रही है। भारत में रहने के दौरान मेरी सबसे बड़ी इच्छाओं में से यह एक है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ठीक है, ये कथन है लॉर्ड कर्जन का, कांग्रेस के लिए कहा उसने। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। अगर हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। एक कथन है अश्वनी कुमार दत्त का, कांग्रेस के द्वारा आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। और बिपिन चंद्र पाल का कथन है कांग्रेस एक याचना संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। देखिए, स्वदेशी आंदोलन की बात करें, यह 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ और 1911 तक जारी रहा। यह पूर्व गांधीवादी आंदोलन का सबसे सफल आंदोलन था। इसके मुख्य वास्तुकार अरविंद घोष थे। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता सिटी हॉल में एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था, जहां लिवरपूल से मैनचेस्टर के कपड़े और नमक के उपयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। तीसरा प्रश्न, दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? महात्मा गांधी ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे क्या? देखिए, गांधी नहीं बल्कि तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, और तिलक ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे। तो सही पूछ रहा, कोई भी सही नहीं है इसमें, डी है इसका आंसर। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था, ना कि गांधी ने। तिलक जो थे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। उन्हें लोकमान्य की मानद उपाधि भी मिली, जिसका अर्थ है कि लोगों को उनके नायक के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता तिलक को। उनका मराठी भाषा में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं इसे प्राप्त करूंगा का नारा प्रसिद्ध हुआ। बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम केशव गंगाधर तिलक था। वह एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। तिलक लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और तीनों के तीनों हैं उग्रवादी नेता। हाँ सॉरी,
नरम चरमपंथी कहना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, या गरम दल के नेता कहो। चलिए, वो वर्ड भी लेकिन उपयोग हुआ है किताबों में। ठीक है, उग्रपंथी भी उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ककोरी षड्यंत्र के अभियुक्तों के बचाव के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? किसकी है ये? किसकी अध्यक्षता में? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। गोविंद बल्लभ पंत को कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और काकोरी मामले में शामिल अन्य क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र एक राजनीतिक डकैती थी। यह घटना छोटे शहर काकोरी में हुई थी 9 अगस्त 1925 को। लखनऊ से केवल 16 किलोमीटर दूर है वो। डकैती का आयोजन क्रांतिकारी संगठन एचआरए ने किया था। एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में किया था। अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिरी और चंद्रशेखर आजाद आदि क्रांतिकारी इससे जुड़े थे, काकोरी षड्यंत्र से। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से किस नाटक में किसानों की नील विद्रोह की स्थिति को चित्रित किया गया है? ये नील दर्पण में दीन बंधु मित्र का। नील दर्पण बंगाल में 1859-60 में हुआ। नील विद्रोह बंगाल में 1859-60 में हुआ। यह किसानों के द्वारा ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह था, जिन्होंने उन्हें उन शर्तों के तहत नील उगाने के लिए मजबूर किया था जो किसानों के लिए बहुत प्रतिकूल थे। 1858-59 में लिखे गए दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण ने नील विद्रोह के किसानों की स्थिति को सटीक रूप से चित्रित किया। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ठीक है, फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी पेड टेलीग्राम ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट डिटेल्स है। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पहली बार निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल किसने की थी? जिसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है भारत में, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे जिन्होंने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की। स्थानीय सरकार गांव और जिला स्तर पर सरकार है। 1992 में भारत के संविधान में 74वां संशोधन हुआ, जिसमें नगरपालिका या स्थानीय सरकारों को संवैधानिक वैधता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और टॉपिक का नाम है यहाँ पर, ये जो प्रश्न है, उपनिवेशवाद और देहात। ये टॉपिक है 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का। स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे। भारत में रह रहे अंग्रेजों के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है और भारत में रह रहे अंग्रेजों के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था उस समय। लेकिन ये जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त जो है वो वॉरेन हेस्टिंग का नहीं है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। भारत में अंग्रेजों के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। स्थायी बंदोबस्त ऐसी ही एक भू राजस्व व्यवस्था थी। इसे पहले बंगाल और बिहार में पेश किया गया, बाद में इसे मद्रास और वाराणसी में पेश किया गया था। ये भी यहाँ से प्रश्न बनता है कहाँ कहाँ था लागू। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में निम्नलिखित कथन किस गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में है? 1793 में कानूनों को संहिताबद्ध करने वाले प्रथम व्यक्ति। भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है और जिला न्यायाधीशों के पद को सृजित किया उन्होंने।
भारत में सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक, जहाँ ये लाइनें मिल जाएं तो उत्तर कॉर्नवालिस है। रिपन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। देखिए, भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जिला न्यायाधीशों के पद को सृजित किया उन्होंने। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इन्हीं के शासनकाल में संपन्न हुई। 1793 में कानूनों को संहिताबद्ध करने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने 1773 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? 1773 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सन देख के ही पता चल जाएगा गवर्नर जनरल को जब बार बार पढ़ेंगे तो। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, उन्होंने प्रशासन की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया। 1773 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट इन्हीं के शासनकाल में। 1774 में रोहिल्ला युद्ध भी इन्हीं के शासनकाल में। और क्या क्या, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 जो सलवाई की संधि के साथ समाप्त हुआ, इन्हीं के शासनकाल में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ, इन्हीं के शासनकाल में। पहला चार्टर एक्ट किसने पेश किया था? 1793 में सर जॉन शॉर ने। सर जॉन शॉर, उन्होंने 1793 का पहला चार्टर पेश किया। 4 चार्टर हुए इंपॉर्टेंट। 1793 में पहला, 1813 में दूसरा, ठीक है, 1833 में तीसरा और 1853 में चौथा। और बहुत प्रश्न जो अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं 1813 से, 33 से, 53 से बनते हैं। ठीक है, वह अपनी गैर हस्तक्षेप की नीति के लिए प्रसिद्ध थे, जॉन शॉर। और खरदा का युद्ध 1795 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त या अंग्रेजी में परमानेंट सेटलमेंट, ये एक ही बात है। किससे जुड़ी हैं ये चीज़ें? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है, अंग्रेजों के द्वारा स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के क्या कारण थे, उस पर विचार करना है। क्यों लागू की अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था? बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी तथा खेती की पैदावार निरंतर घट रही थी। इस व्यवस्था द्वारा राजस्व मांग की दरों को स्थायी करना था। अंग्रेजों का मानना था कि इस व्यवस्था से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। पहला तो सही है, दूसरा सही है, क्या तीसरा सही है? बिल्कुल, तीसरा वाला भी करेक्ट है। सारे के सारे सही अड़ी है इसका आंसर। ठीक है, देखिए, अंग्रेजों के द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के लिए उपरोक्त सभी कारण जिम्मेदार थे। ब्रिटिश अधिकारी ऐसा आशा करते थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी और बंगाल विजय के समय उत्पन्न हुई। क्या बोल दिया? देखिए, ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे मतलब अंग्रेज उनकी ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल विजय के समय उत्पन्न हुई थी। ठीक है, उनकी वर्ड यूज होना चाहिए यहाँ पर। 1770 के दशक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी। बार बार अकाल पड़े और खेती की पैदावार घटती गई। अंग्रेजों ने कृषि में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए इस्तमरारी बंदोबस्त का चुनाव किया, यानी परमानेंट सेटलमेंट का चुनाव किया।
उनके अनुसार यदि सरकार राजस्व की मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दे तो कंपनी को नियमित राजस्व मिलेगा और जमींदार भी अपनी पूंजी निवेश से लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि लाभ में कंपनी की भागीदारी नहीं थी। देखिए, अधिकारियों को यह भी आशा थी कि इस व्यवस्था से छोटे किसानों तथा धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। तो सभी कारण सही हैं। सूर्यास्त नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किस या किन भूमि व्यवस्थाओं से संबंधित था? रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इस्तमरारी तथा महलवाड़ी दोनों। ये सूर्यास्त नियम जमींदारी व्यवस्था से ही संबंधित था, स्थायी बंदोबस्त से या इस्तमरारी से या परमानेंट सेटलमेंट से। केवल एक ही है इसका आंसर, यानी कॉर्नवालिस से। सूर्यास्त नियम का संबंध स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त से था। इस नियम के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक जमींदार राजस्व का भुगतान नहीं करता तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। ये था सूर्यास्त का नियम। सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? महाराष्ट्र के पुणे से। उस समय का पूना, वर्तमान का पुणे। देखिए, सूपा विद्रोह की शुरुआत हुई पूना यानी आधुनिक पुणे जिले से। सूपा एक विपणन केंद्र यानी मंडी था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों की रैयत यानी किसान इकट्ठा हो गए। उन्होंने साहूकारों के बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट लीं और उनके घरों को भी आग लगा दी। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए विदेशी किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए। नंबर 14 पर आ जाइए। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1859 में। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। इसका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, ठीक है, जिससे उनकी कंपनी का विकास हो सके और भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की दशा में लंकाशायर को कपास की आपूर्ति कर सकता था। अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून कब पारित किया गया था? ये भी 1859 में ही, 1859 में। देखिए, रैयतों द्वारा ऋणदाताओं की धोखाधड़ी की शिकायतों के कारण 1859 में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। ठीक है, रैयत यानी किसान। इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 और कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त? यह व्यवस्था कॉर्नवालिस के समय बंगाल और आसपास के क्षेत्र में लागू की गई। इसमें राजस्व एकत्र करने का अधिकार नीलामी द्वारा प्रदान किया जाता था। जमींदार को भूमि के स्थायी अधिकार प्रदान किए गए थे। देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। तो पहला वाला सही है, इसमें दूसरा वाला सही है। ठीक है, तीसरा वाला सही नहीं है, तो जहां जहां 3 है उसको हटा दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट 1793 में बंगाल में आसपास के क्षेत्रों में लागू हुआ। उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। राजस्व एकत्र करने का अधिकार नीलामी व्यवस्था के तहत प्रदान किया जाता था। जो अधिक ऊंची बोली लगाता उसे ही राजस्व एकत्र करने का अधिकार दे दिया जाता था। तो दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला कथन गलत है। क्यों गलत है? कंपनी जो है वो समस्त संपदा पर कुल राजस्व का निर्धारण करती थी। उसके बाद जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से कितनी राशि एकत्र करनी है। जमींदार अब
गांव की जमीन का स्थायी स्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का समाहर्ता मात्र था, यानी संग्राहक। इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की असफलताओं के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। असफल हो गया था ये, क्यों असफल हुआ था, कुछ कारण थे इसके। ऊंची राजस्व मांग, असमान राजस्व निर्धारण, जमींदारों को सीमित अधिकार, जमींदारों की किसानों के प्रति सहानुभूति। देखिए, ऊंची राजस्व मांग थी, असमान राजस्व निर्धारण, जमींदारों को सीमित अधिकार थे, जमींदारों की किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। किसानों के प्रति तो ना जमींदार सहानुभूति रखता था, ना ब्रिटिश सरकार। तो इस्तमरारी बंदोबस्त असफल हो गया। 1 2 3 सी। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। क्या है? जमींदार वर्ग की किसानों से सहानुभूति के उदाहरण देखने को नहीं मिलते। जमींदार और ब्रिटिश सरकार दोनों ही किसानों का शोषण करते थे। चौथा गलत है। निम्नलिखित में से किसको अमला कहा जाता था? अमला जो है वो जमींदार का अधिकारी होता था, जो राजस्व एकत्र करने में उसकी सहायता करता था। अमला जमींदार का अधिकारी होता था जो राजस्व एकत्र करता था। जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जोतदार यानी धनी किसान। धनी किसान, यह धनी किसानों का वर्ग था। यह जमींदारों की राजस्व वसूलने में सहायता करता था। देखिए, जो जमींदार राजस्व वसूल रहे हैं वो किसानों से तो वसूल रहे हैं, गरीब किसान से वसूल रहे हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो धनी किसान है, उससे ही वसूल रहे हैं। तो क्यों मदद करेगा जोतदार जमींदार की राजस्व वसूल करने में? गलत है दूसरा वाला। बंगाल में धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था। ये लोग बड़े बड़े रकबे यानी भूमि पर फैले होते थे। उनका स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी नियंत्रण होता था। एक वर्ड है भूमि के लिए, रकबा, ये आज तक उपयोग हो रहा है तहसील में। ठीक है। देखिए, जोतदार जो है किसानों की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली वर्ग था। ये गांव में ही रहते थे, जिसके कारण ग्रामवासियों पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता था। ये लोग जमींदारों द्वारा गांव की जमा यानी लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का प्रतिरोध करते थे। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत है। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट सीरीज मिलेगी पीडीएफ फॉर्मेट में। पहाड़ी या जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे, झूम खेती करते थे। जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे। सारे के सारे सही हैं। ठीक है, डी है इसका आंसर। 1 2 3। देखिए, पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे, झूम खेती करते थे। ये लोग बचने के लिए महुआ के फूल एकत्रित करते थे। इसके अतिरिक्त रेशम के कोया और रॉल तथा काठ कोयला बनाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। इनके मुखिया अपने समूह में एकता बनाए रखते थे और आपसी झगड़ों को निपटाते थे। मैदान में रहने वाले जमींदार अपने तंत्र में शांति स्थापित बनाए रखने और व्यापारी इनके इलाकों से सुरक्षित आवागमन के लिए रोड टैक्स नियमित रूप से देते थे, यानी पथ कर। 21वां प्रश्न है, अंग्रेजों के द्वारा संथालों को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बसाने संबंधी कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्यों बसाए अंग्रेजों ने राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथाल? ये लोग झूम खेती का प्रयोग कर जंगल साफ करते थे। आरंभ में जो संथाल थे वो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे। बिल्कुल ये सही है, दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर।
एक ही फ्रेम में डालते हैं इसको। ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। दामिन ए कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दामिन ए कोह, संथाल परगना। देखिए, अंग्रेजों द्वारा संथालों को जमीनें देकर राजमहल पहाड़ी की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया। ठीक है, जमीन के बड़े भाग को दामिन ए कोह यानी संथाल परगना के रूप में सीमांकित किया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित किया गया था। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी गई भूमि के अनुदान पत्र में यह कहा गया कि दी गई भूमि के 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना है। संथालों द्वारा दिकू शब्द प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जो संथाल अंग्रेजों द्वारा बसाए गए दिकू शब्द साहूकारों के लिए, ये पूछ लेता है एग्जाम्स में। देखिए, दिकू शब्द संथालों द्वारा साहूकारों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जो ऋण पर ऊंची ब्याज दर लगाते थे और कर्ज ना अदा किए जाने पर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। ठीक है, ये साहूकार दिकू। क्वेश्चन बन जाएगा, भारतीय इतिहास में ये जो वर्ड है वो किससे संबंधित है? इस तरह से बन जाते हैं प्रश्न। जैसे ये एक प्रश्न है, यूपीएससी एनडीए 2020 में पूछा गया है, राजमहल क्षेत्र में दामिन ए कोह क्या था? क्या था? भूमि का एक बड़ा सीमांकित क्षेत्र जिसे संथालों की भूमि घोषित किया गया था। ठीक है, ये इस तरह से प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। देखिए, राजमहल क्षेत्र में दामिन ए कोह भूमि का एक बड़ा क्षेत्र था जिसे संथालों की भूमि घोषित किया गया था। दामिन ए कोह झारखंड में साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा जिलों के क्षेत्र में है। एग्जाम्स में दामिन ई कोह करके भी लिखा सकता है। ठीक है, ऐसे भी लिखा सकता है। करेक्ट जो रूप है वो यही है, दामिन ए कोह। रैयतवाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह राजस्व प्रणाली बंबई में लागू की गई। इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। हर 30 वर्ष बाद राजस्व पुनः निर्धारित करके राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी। रैयतवाड़ी में बिल्कुल तीनों के तीनों सही, डी है इसका आंसर। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, जो राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। इसके अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। और दूसरा वाला भी करेक्ट है, तीसरा वाला भी करेक्ट है। हर 30 वर्ष बाद जमीन का सर्वेक्षण पुनः किया जाता था तथा राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या कारण था या थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में लागू करने के बाद विरले ही किसी क्षेत्र में लागू किया गया? असफल भी हो गया था ये तो। 1810 के बाद उपज के मूल्य में वृद्धि हुई। बंगाल के जमींदार की आमदनी में इजाफा हुआ जिससे किसानों की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोह की शुरुआत हो गई। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त के विरोध में बंगाल में कोई कृषि विद्रोह नहीं हुआ था। तो जहां जहां 3 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 2। देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू होने के बाद विरले ही किसी क्षेत्र में लागू किया गया। इसका कारण यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गईं जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ। चूंकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल
किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए, दूसरा भी करेक्ट है। इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि कृषि विद्रोह की शुरुआत के उदाहरण नहीं मिलते हैं, तो तीसरा वाला गलत है। तो ये 26 प्रश्न निकलते हैं इन दो टॉपिक से, इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी सिविल सेवा तक भी। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।